हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सॉट एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो बच्चों, आज का हमारा जो ये सेशन होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 8 साइंस। सो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ओके, सो the things around us are either living and non-living, यानी कि आप अपने चारों ओर जो भी चीज ऑब्जर्व करते होंगे वो कैसी होती है, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। लिविंग वो चीजें जो सांस लेती हैं एंड नॉन लिविंग कौन सी चीजें होगी जो सांस नहीं लेगी। आपका लिविंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिविंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मान लो ह्यूमन बींग्स, यानी आप और मैं, हम क्या है? लिविंग थिंग्स, क्योंकि हम सांस लेते हैं। एंड नॉन लिविंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग का एग्जाम्पल हो जाएगा ये पेन, ये डस्टर, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्यों है? क्योंकि ये सांस नहीं लेते। ओके, अब जो लिविंग थिंग्स होती है वो ना कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब वो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब क्या होता है? उस इनहेल्ड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी यूज करती है इन द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब वो उसको किस चीज में ब्रेक डाउन करती है? वो उसको ब्रेक डाउन करती है वाटर में, एनर्जी में एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। अब क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी क्या करती है? यूज कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपका रेस्पिरेशन। और क्या हो सकता है? जैसे कि जो भी लिविंग थिंग्स होंगे वो किसी ना किसी टाइप की मूवमेंट शो करेंगे, यानी कि देखो ये मैं क्या कर रही हूँ? मूव कर रही हूँ, तो मैंने क्या शो की? मूवमेंट। और क्या हो सकता है आपका? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने ही तरीके के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और हम बोल सकते हैं अ प्रोसेस इन विच an individual produce offspring of its own kind। क्लियर? और क्या हो सकता है? एक्सक्रीशन हो सकता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी से जितना भी आपका वेस्ट होता है उसके रिमूवल, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन। क्लियर? इसी तरीके से बहुत सारे हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो ये होती है कि दैट दे आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। क्लियर बच्चों? अब जानते हैं कि सेल होता क्या है। सेल, दिस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। यानी कि आप बेसिक स्ट्रक्चरल यानी कि जिससे मिलके कोई भी चीज फॉर्म हुई हो। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि लिविंग थिंग्स किसकी बनी होती है? लिविंग थिंग सेल्स की बनी होती है, तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रक्चरल यूनिट। क्लियर? एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा आपका? ऐसी यूनिट जिसके अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे। तो हमारे अंदर इतने सारे जो केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो हमारे सेल के अंदर होते हैं। क्लियर? इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और जो सेल होती है ना, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इन ऑल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेल। क्लियर? और ना ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी काम करती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक? आओ इस टर्म को समझते हैं। देखो इस पिक्चर में आपको एक बॉल दिखाई दे रही है, एक ये आपके अनियन सेल्स, ठीक है, ये भी एक बॉल की तरह ही लग रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक ब्रिक है। आप क्या कर रहे हो? इस ब्रिक को रिपीट करते जा रहे हो, और आप रिपीट करते जाओगे तो क्या फॉर्म हुई? बॉल। तो ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चरल यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक। सेम वाइज
हमारे अंदर सेल क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनती है, वो सेल से मिलके बनती है। क्लियर? अब कैसे बनती है, देखो आपका जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, जो सेम काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम उसको, टिश्यू। क्लियर? अब जो टिश्यू एक जैसा काम करेंगे वो भी एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गन। अब आपका ऑर्गन का एग्जाम्पल, तो कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपके लिवर, इंटेस्टाइन्स, ये सब क्या है आपके ऑर्गन। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऑर्गन्स एक जैसा काम करते होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो सब मिलके क्या करते हैं, वो सब हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो एक सिस्टम बना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी टाइप से जो सेम टाइप ऑर्गन्स जो सेम टाइप का काम करेंगे वो क्या फॉर्म कर लेंगे, आपका एक ऑर्गन सिस्टम। एंड एक ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके आपकी बॉडी को फॉर्म कर देंगे या फिर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देंगे। सो आपको समझ में आया हमारी बॉडी कैसे बनती है? क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब हमने जान लिया कि सेल क्या होता है और इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब बात आती है कि डिस्कवरी ऑफ सेल। सो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ सेल की थी सर रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी सेल की डिस्कवरी। अब कब की थी? 1665 के अंदर की थी। और कैसे की थी? उन्होंने जो ये अपनी डिस्कवरी की थी ना, उसके लिए प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को यूज किया था। कैसे माइक्रोस्कोप को यूज किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को, क्योंकि वो टाइम बहुत पुराना था और वहां पे आजकल जैसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जो उस टाइम पे उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज किया था वो कैसा था? प्रिमिटिव, यानी बहुत पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था। अब कैसे की? उन्होंने क्या किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? आपकी पेड़ की छाल का पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ अ द बार्क ऑफ ट्री। क्लियर? उसका एक स्लाइस काटा और जो उनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था उसके अंदर ऑब्जर्व किया। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। सो उन्होंने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। अब ये आपको किस टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है? ये आपको मधुमक्खी के छत्ते जैसा नहीं लग रहा? देखा होगा, आई होप आप सबने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। अब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है इसी टाइप का दिखता है। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? अब हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किए सेपरेट कंपार्टमेंट्स और बॉक्सेस, इस टाइप से कुछ। ये आप देख सकते हो, ये क्या है? एक सेपरेट कंपार्टमेंट या एक बॉक्स। और ये जो कंपार्टमेंट या बॉक्सेस थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे, बाय मीन्स ऑफ अ वॉल और सेपरेशन। क्लियर? और उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि जो ये सेल्स थे वो एम्प्टी थे, यानी डेड थे। क्लियर? तो जो ये सेपरेट कंपार्टमेंट या बॉक्सेस थे उन्हीं को उन्होंने क्या टर्म दिया? सेल का टर्म। तो यहां से हमारा हमको मिला क्या टर्म मिला हमको? यहां से सेल। अब जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी? डेड सेल। अब जब माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट हुई, यानी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो जो पुराने माइक्रोस्कोप थे वो भी डेवलप हुए, और जो आप आजकल माइक्रोस्कोप आप लोग अपनी लैब्स के अंदर देखते होंगे वो बने। तो ये कौन थे? ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एंटोन वेन ल्यूविन हॉक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? लिविंग सेल्स की। सो अगर आए कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? एंटोन वेन ल्यूविन हॉक इन प्रोटोजोआस।
इन प्रोटोजोन्स। क्लियर? अब यहाँ पे हमारी जो कहानी होती है डिस्कवरी ऑफ सेल की वो खत्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ सेल होते कैसे हैं, मतलब ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या इनका कितना नंबर होता है, या इनका कैसा शेप होता है, या इनका कैसा साइज होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल, स्टार्टिंग करते हैं नंबर ऑफ सेल्स। अब जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं हो सकते। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉकरोच है, एक डॉग है, एक एलिफेंट है। सो एलिफेंट का साइज क्या है? 12 to 15 इन फीट्स। एंड कॉकरोच का साइज क्या है? कॉकरोच 1 फीट से भी कम छोटा है, यानी बहुत ज्यादा छोटा है। तो अगर आपको बोलूं मैं कि ऑब्जर्व करो, बताओ कि किसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, तो आप बोलोगे एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि कभी भी नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। इट वैरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। क्लियर? अब शेप या साइज ऑफ सेल कैसा होता है, वो भी कभी भी सेम नहीं होता। यानी कि जितने भी आपके सेल होंगे वो कैसे होंगे? आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं आपका ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिलियंस? इट इज it is thousands of billion. And what is billion? It is thousands of आपका मिलियन। यानी कि बच्चों बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर। हमारी बॉडी इतने सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है जिनका शेप और साइज कभी भी सेम नहीं होता। क्लियर? आप फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्या है? स्टेम सेल्स। क्लियर? इनसे हमारे बहुत सारे सेल्स जनरेट हुए। फॉर एग्जाम्पल आपके मसल सेल्स, फैट सेल्स, आपके मसल सेल्स, फैट सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होंगे? आपके जो आपके ब्लड में पाए जाएंगे। बोन सेल क्या होंगे? आपके जो बोन के अंदर पाए जाएंगे। मसल सेल्स जो आपकी मसल्स के अंदर। नर्वस सेल्स आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर। एंड इपिथेलियल आपकी स्किन के अंदर। क्लियर? ये आपने इतने टाइप ऑफ सेल्स देखे, क्या किसी का शेप और साइज सेम है? नहीं। ओके, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अगर हम जाएंगे तो वो वराई करेंगे, कभी भी फिक्स नहीं होंगे। उसी तरीके से शेप ऑफ साइज जो होगा सेल का वो भी सेम नहीं होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हमने बात कर ली कि सेल किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की। अब जो पहली हमारी क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे हमने सेल्स को क्या किया? 2 टाइप में बांट दिया। पहला क्या था? यूनिसेलुलर, दूसरा आपका मल्टीसेलुलर। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं? इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। किसी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको ब्रेक डाउन करके देखना। ठीक है, अब मैं इसको वर्ड को तोड़ती हूं तो क्या बनेगा? यूनि प्लस सेल्यूलर। आपका यूनि का मतलब क्या होता है? आपका यूनि मीन्स होता है आपका 1, प्लस सेल्यूलर मीन्स आपका क्या होता है? सेल। अगर आप इसको कंपाइल करोगे या जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ वन सेल, या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब बात करते हैं जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हमने एक नाम और दिया, वो क्या था हमारा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोस्कोपिक क्यों? माइक्रोस्कोप हम यूज किस लिए करते हैं कि जो छोटी चीजें होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते उनको देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? आपके माइक्रोस्कोप का। लाइकवाइज जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख पाते। इस वजह से क्या होता है, हमने इनको एक टर्म दे दी, वो क्या थी? आपकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ओके बच्चों,
तो यूनिसेलुलर हमने पढ़ लिया, है ना। और इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं आपके, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर। अब जैसे हमने यूनिसेलुलर को समझा उसी तरीके से ट्राई करते हैं कि हम मल्टीसेलुलर को भी समझे। देखिए अब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या बना, मल्टी प्लस सेलुलर। मींस मल्टी क्या मतलब होता है मैनी, एंड सेलुलर का मींस सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जाए, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स, यानी सो बच्चों ये कुछ ना एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। देखिए ये क्या है, ये है आपका अमीबा, ये है पैरामीशियम, ये है यूग्लिना, ये है डायटॉम्स। ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो अब हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ लिया। अब हम ट्राई करते हैं कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो चैट बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्लियर। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपके ऑप्शंस हैं एलिफेंट, कॉकरोच, व्हेल या अमीबा। सो आप सबको क्या करना है, आप सबको कुछ नहीं करना है, अपने आंसर्स जाके क्या करना है, उनको चैट बॉक्स में जाके टाइप करना है। अब क्या करते हैं, अब दूसरी क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी क्लासिफिकेशन हमने क्या की, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, यानी किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया, इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। तो दो टाइप कौन से थे, पहला क्या था आपका प्लांट एंड दूसरा आपका एनिमल। प्लांट सेल क्या, सिंपली जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते होंगे, और एनिमल सेल क्या, सिंपली जो एनिमल्स के अंदर पाए जाए। अब प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, आपका प्लांट सेल जो होता है वो स्क्वायर इन शेप होता है और जनरली लार्जर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल सेल। और जो आपका एनिमल सेल होता है वो क्या होता है, वो राउंड इन शेप एंड स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू द प्लांट सेल। तो और इसको हम और भी अच्छे से आगे चल के पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं शेप ऑफ सेल। सेल्स की शेप कैसी होती है। सो बच्चों जो शेप ऑफ सेल होती है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होती। हम कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके जितने भी टाइप ऑफ सेल है उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। अब जैसा ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा सेल होगा, उस टाइप पे उसकी क्या करेगी, शेप डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये किस किस टाइप की हो सकती है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने हैं। देखिए तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेंगे आपका इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि फिक्स नहीं होगी, टाइम टू टाइम चेंज करती रहेगी। इसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके। पहला तो क्या हो गया आपका अमीबा एंड दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी। अब है तो ये दोनों इरेगुलर शेप के एग्जाम्पल, बट दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या है, देखो ये जो आपका अमीबा होता है ना, ये क्या होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म होता है। और जो ये आपका डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये एक सिर्फ सेल होता है। क्लियर। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है सेल के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जाम्पल पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, अमीबा, और अगर सेल का बोलेंगे तो डब्ल्यूबीसी। अगर किसी का नहीं बोला तो दोनों हो सकते हैं। क्लियर। अब ये कैसी कैसी और हो सकती है। सो आपके जो सेल्स हो सकते हैं वो क्या, राउंड स्पेरिकल यानी गोलाकार भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड यानी लंबे भी हो सकते हैं। कुछ क्या होंगे, लंबे और पॉइंटेड, दोनों ही एंड पे होंगे। क्लियर। अब देखो ये क्या है, आरबीसी। ये किसका एग्जाम्पल होगा आपका, स्पेरिकल वाले सेल्स का, यानी कि स्पेरिकल शेप। ये क्या है आपका मसल सेल, यानी कि आपकी जो मसल्स में पाए जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, स्पिंडल, स्पिंडल शेप होते हैं। एंड ये क्या है आपका नर्व सेल। ये कहां पाए जाते हैं आपके, ये होते कैसे,
ये आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और होते कैसे हैं ये? लॉन्ग ब्रांच्ड। क्लियर? अब नर्व सेल्स क्या काम? आपकी बॉडी में जो भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो कौन करता है? आपका नर्व सेल। आपका नर्व सेल, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन ने आपके हाथ को कमांड किया कि इसको ऊपर उठाओ, तो ये सिग्नल किसने पहुंचाया? आपके नर्व सेल ने। या जैसे कि हम समझ सकते हैं, देखो आपका एक फ्रेंड है, वो फरीदाबाद में रहता है और मतलब उसका जो फ्रेंड है वो मुंबई में रहता है। अगर उसको कोई चीज या फिर कोई सिग्नल उसको भेजना है या फिर कोई सामान भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा? कुरियर सर्विस के थ्रू। इसी टाइप से जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में किसका काम करते हैं? कुरियर का। वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, यानी लेके जाते हैं। क्लियर? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है विच इज सीडोपोडिया। वो किसमें शो करती है? हमारी अमीबा के अंदर। सो समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो अब क्या है, आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है? अमीबा दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे इसके पास स्प्रे आया तो इसने क्या किया, एक लेंथ टाइप अपनी बॉडी से बाहर निकाली। तो सीडोपोडिया क्या है? सीडोपोडिया आर दी projections of varying length protruding out of its body and these are called pseudopodia. Clear? Pseudo means क्या होता है? False और podia means feeds, यानी कि ऐसी प्रोजेक्शन जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होती है अमीबा की बॉडी में, बट जब उसको जरूरत होती है वो आ जाती है। और वो किस चीज में हेल्प करती है? उसको फीडिंग में और उसकी मूवमेंट में आपकी हेल्प करती है। देखो आगे देखो, अब ये क्या हुआ, सीडोपोडिया इसकी बॉडी पे जनरेट हो गया, इस टाइप से जनरेट हुआ। अब क्या हुआ, ये मूव हुआ और अपने प्रे के पास चला गया। तो अब दूसरे साइड भी इसका सीडोपोडिया जनरेट हुआ और इसने क्या किया, उस कैप्चर कर लिया उस प्रे, और अब क्या हो गया, इसका उसकी बॉडी के अंदर चला गया। इस टाइप से आपका जो अमीबा है उसने क्या शो किया, उसने मूवमेंट भी शो किया और खुद और फीड भी किया। ओके, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसके जो आंसर होंगे वो नीचे आपको चैट बॉक्स में लिखना है। क्लियर? सो बताइए विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर शेप्ड सेल, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि आपका एग्जाम्पल होगा इरेगुलर शेप्ड सेल का। सो आपके ऑप्शंस हैं आरबीसी, मसल सेल्स, डब्ल्यूबीसी या फिर अमीबा। ओके, सो यहां तक कहानी होगी कि सेल क्या होता है, सेल किस टाइप का होता है, सेल का। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। क्लियर? आपका जो सेल होता है ना, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, उस मतलब एक कटोरा लिया आपने, उसके अंदर पानी भर दिया और उसके अंदर क्या डाली, बॉल। तो आपका सेल भी कुछ इस टाइप से ही है। ये क्या है, वो बॉल है ना, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है ना, और उसके अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका एक पूरा सेल है ना। तो इसके कौन से पार्ट हो गए आपके? 3 टाइप के पार्ट हो गए इसके। पहला क्या हो गया बच्चों? पहला हो गया आपका आउटर कवरिंग, यानी कि जो भी बाउंड्री होगी। क्लियर? दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपके पार्ट्स ऑफ सेल। क्लियर? और हम लोग इस सेशन में इन्हीं पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग आउटर
कवरिंग्स के। ये आपकी दो टाइप्स की होती हैं, पहली है आपकी सेल वॉल एंड दूसरी आपकी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? दो टाइप की आपकी आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, पहला आपका सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरा आपका सेल वॉल। सो पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मैंने आपको बताया किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए या फिर हमें बताने के लिए वो कहां से कहां तक है, हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें बाउंड्री की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सेल कहां तक है। अब दो एग्जाम्पल हमने लिए, ठीक है। अब इन दोनों में से आप ज्यादा बेहतर कौन सा बता पाओगे कि कौन सा सेल कहां से कहां तक है? पहला वाला, क्योंकि इसकी क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री है, यानी ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है किससे, आउटर वाली जो ये आपका आउटर इन्वायरमेंट है उससे भी, और जो आपका दूसरा सेल आएगा उससे। क्लियर? सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो भी आपके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल के कंटेंट होते हैं, या फिर आपकी सेल ऑर्गेनेलीज और आपका न्यूक्लियस, ये सारे एनक्लोज्ड कहां होते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी आउटर कवरिंग ऑफ सेल। क्लियर? इसको हम क्या और बोल सकते हैं, इसको हम और बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है। अब इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके घरों में चाय बनती है, ठीक है, तो चाय बनती कैसे? आपने क्या किया, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, उसके बाद मतलब जो भी ऑप्शनल चीजें आप लोग डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अदरक, इलायची वगैरह जो भी आपने डाला डाल दिया, उसके बाद वो गर्म हुई, आपने क्या डाला, पानी डाला, ठीक है, सॉरी दूध डाला। अब आपको जब चाय पीनी है तो क्या आप चाय पत्ती, अदरक, ये सारी चीजें भी पियोगे उसके साथ? नहीं पियोगे। आपको क्या सिर्फ सिंपल चाय लो, तो वो किसके थ्रू आप अलग करोगे, चाय छलनी के थ्रू। इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी एक छलनी टाइप ही होती है। उसमें क्या होता है, सेल्स को जिस भी चीज की जरूरत होती है वो सिर्फ उसी चीज को अंदर आने देती है, या फिर बाहर जिसकी जरूरत नहीं होती उसे बाहर जाने देती है। मतलब कि कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती, जिसकी सेल को जरूरत होगी वही चीजें सिर्फ एंटर होंगी। क्लियर? अब दूसरी बात, ये दोनों टाइप का मूवमेंट अलाउ करती है, यानी कि कोई भी चीज आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर जा सकती है। ये आपका सेल है, इससे कोई भी चीज बाहर जा सकती है या कोई भी चीज अंदर आ सकती है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज पॉसिबल। क्लियर? अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है बच्चों? देखो, इट डिस्टिंग्विश वन सेल फ्रॉम अनदर, यानी कि हम यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ये क्या है, तीन सेल्स। अब इनको एक दूसरे से अलग करने का काम कौन कर रहा है, आपकी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो इसका काम आपको समझ में आया। यह क्या करती है, एक सेल से दूसरे सेल को अलग करती है, और ये क्या करती है, आपके सेल को एक साइज देती है या एक शेप देती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने किया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका शेप क्या है तो आप नहीं बता पाओगे, और अगर आपसे पूछूं कि इसका क्या शेप है तो आप इजीली बता पाओगे, इसका राउंड शेप है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ ली सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये क्या होता है बच्चों, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस टाइप से दिखती है। ये कैसी होती है, ये होती है बाइपोलर इन नेचर। या फिर हम इसको बोलते हैं लिपिड बायलेयर। क्लियर? ये लिपिड से मिलकर बनी होती है, और ये जो बीच में होती है ये क्या होती है, ये कुछ प्रोटीन्स होती है।
क्लियर। अब ये क्या है, ये कैनाल्स हैं जिनके थ्रू आपका कोई भी मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंट्री कर सकता है या एग्जिट कर सकता है, बट जब हमारा सेल अलाउ उसको करेगा। क्लियर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा क्या होती है। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल कुछ नहीं होता, सेल वॉल ना एक एडिशनल लेयर होती है, एडिशनल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो एक आउटर कवरिंग है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है आपकी अनियन सेल्स, इनमें क्या है, इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसके आउटर एक लेयर और प्रेजेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, सेल वॉल का। और एक बात, जो ये आपकी सेल वॉल होती है वो सिर्फ आपके प्लांट सेल्स, आपके बैक्टीरियाज एंड फंगीज, इन सभी के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, आपकी सेल वॉल। क्लियर। अब हमको क्या याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि जो ये प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया और फंगी है, ये किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये किस मटेरियल की बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसके अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर। क्लियर। सेल्यूलोज प्लांट, सेल्यूलोज मतलब ग्रीन कलर की क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज होता है। दूसरा हमारा हेमीसेल्यूलोज इन बैक्टीरिया and pectin in fungi. Clear? ओके बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने उसकी आउटर बाउंड्री या फिर आउटर कवरिंग जो कितने टाइप की थी, दो टाइप की, एक सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ लिया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अब हम दूसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेल है, इसके बीच में क्या है, जेली एक सब्सटेंस है जिससे ये फिल्ड है, और उसके बीच में क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। अब क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया जिससे हमारा सेल फिल्ड होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होगा और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है सेंटर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेल। मतलब कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन, और मोस्ट अप्रोप्रिएटली वी कैन से दैट बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती है वो हमारी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर। और क्या होता है इसमें, वेरियस अदर कंपोनेंट्स, जो मतलब जो अदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और आपका सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली क्या क्या हो सकती है आपकी बच्चों, सेल ऑर्गेनेली आपकी हो सकती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स, ये सब क्या है आपकी सेल ऑर्गेनेल्स। क्लियर। अब बच्चों, अब हमने किसके बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एक ही बेसिक डिफरेंस होता है, वो क्या है, वो ये है कि बच्चों कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों को मिलाने के बाद फॉर्म होता है। साइटोप्लाज्म, सिंपल साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। क्लियर। आपका जो भी लिविंग कंटेंट ऑफ लिविंग, आपका जो भी लिविंग कंटेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका प्रोटोप्लाज्म। सो वी कैन से दैट the entire content of a living cell is known as protoplasm. Clear? नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट बात करते हैं
आपका साइज ऑफ सेल, यानी आपकी जो सेल होता है उसका साइज कैसा, जो सेल ऑफ साइज होता है वो ना छोटे से छोटा, यानी कि इट कुड बी स्मॉल एज माइक्रोमीटर और माइक्रोन और large as few centimeters. क्लियर? यानी फिक्स्ड नहीं होगा, अगर हम मोस्ट क्लियरली बोले तो डिपेंड करेगा कैसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब जो ये होते हैं ना, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है वो, जो जितने भी सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, यानी कि इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं पाते अपनी नॉर्मल आइज के थ्रू। सो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सेल है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है, दैट्स व्हाई वी कांट सी देम थ्रू आवर नेकेड आईज। क्लियर? ये क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सभी सेल्स की। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपका स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, आपका स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, आपके बैक्टीरिया का, जिसका साइज कितना होता है 0.1 to 0.5 mm, यानी कि माइक्रोमीटर। जाइंट किसका होता है, यानी सबसे लार्जेस्ट सेल किस में पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रिच के एग के अंदर, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, वो की कितना होता है 170 mm into 130 mm। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। सो अब एक चीज और होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एलिफेंट है और ये आपका कॉकरोच है, क्लियर। अब नर्वस सेल हमने पढ़े जो क्या काम कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे थे, है ना। अब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो चूहा है और जो एलिफेंट है, इनके अंदर जो नर्वस सेल का जो आपका साइज होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होता। जो नर्वस सेल होंगे, एक टाइप ऑफ सेल हो गया, ठीक है, तो इनका साइज भी सेम रहेगा, इनका नंबर वेरी कर सकता है, हाँ, मगर जो इनका जो साइज होगा वो सेम होगा दोनों के अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं with the size of cell there is no relation to the size of the body of an animal or plant। So बच्चों, यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेक्शन। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहा होगा।